भारत कारगिल युद्ध की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस मौके पर उन वीर जवानों को याद करना बेहद ज़रूरी है जिन्होंने देश का मस्तक ऊंचा रखने के लिए अपनी शहादत दे दी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर खुशहाल। इनसे हम बात करेंगे क्या वो दौर था, क्या वो मंजर था जब इन्होंने उस कारगिल युद्ध को लड़ा और विजय प्राप्त की, और जानेंगे उन वीर शहीदों के बारे में भी। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 2 मेजर चोटियों के ऊपर विजय हासिल किया आपकी टीम ने। क्या वो दिन था जब आपको ये आदेश हुए कि मेजर साहब जाओ और अब ये युद्ध जीत कर लाओ? थोड़ी कहानी विस्तार से बताओ। सबसे पहले तो मैं ये जो 24वीं वर्षगांठ कारगिल विजय दिवस है, सभी देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और उन वीर योद्धाओं को जिन्होंने हमारे कल के लिए अपने जीवन का आज जो है वो न्यौछावर कर दिया, उनको सल्यूट करना चाहता हूं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि द्रास सेक्टर में जो मशहूर चोटियां तोलोलिंग और टाइगर हिल की जो चोटियां थी, जो 16,000 और 18,000 फीट की ऊंचाई पर थी, और उनके ऊपर कब्जा करने का सौभाग्य मेरी यूनिट को 2 राजरी 486 के साथ मिला। और जैसा आप जानते हैं कि ये युद्ध पूरे विश्व में सबसे ऊंची जगह पर लड़ा जाने वाला युद्ध था और बहुत ही मुश्किल युद्ध था। हाई एल्टीट्यूड था, सुपर हाई एल्टीट्यूड था, ऑक्सीजन वहाँ पे बहुत कमी रहती है और जो तापमान है वो भी जो नॉर्मल ताप है -30 -40 के आसपास रहता था। तो ऐसे में मैं तो कश्मीर में था, आतंकवादियों के साथ युद्ध लड़ रहा था। अचानक इस तरह की जो इंट्रूजन है, घुसपैठ है, पाकिस्तान ने हमारे 130 वर्ग किलोमीटर पे की। तो क्योंकि मैं बिल्कुल नज़दीक था तो 16 मई को हमें हुक्म मिला कि आप द्रास आ जाइए, और 18 मई तक हम वहाँ पे सेटल हुए मुगलपुरा में। और उसके बाद जो सबसे टास्क मुझे मिला वो ये मिला कि जो तोलोलिंग की पहाड़ी है जो आप देख रहे हैं ऊपर, वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी है, इसके ऊपर आप कब्जा कर लीजिए और 5 से 6 जो है मुजाहिदीन, मतलब जो है ये आतंकवादी आए हुए हैं। जो पहली सूचना थी उसमें यही था कि मुजाहिदीन है। बिल्कुल, ये मुजाहिदीन हैं और ये रेगुलर्स नहीं हैं। और इसके अलावा कोई खबर नहीं थी कि उनके पास हथियार क्या है, अम्युनिशन क्या है और उनका आर्टिलरी कहाँ पे है। और इसके साथ साथ ना हमारे पास उस तरह की एडिक्वेट आर्टिलरी थी, ना इंजीनियर रिसोर्सेज थे, ना हाई एल्टीट्यूड इक्विपमेंट था, ना रिकॉनोसेंस करने के लिए उतना टाइम था, ना प्रेपरेशन या डंपिंग करने के लिए उतना समय था। काफी हालात मतलब खलबली से वाले माहौल उस समय था। मैं साहब एक बात जानना चाहूँगा। लड़ाई शुरू होने से पहले ये माना जा रहा था कि भारत युद्ध हार रहा है। वो कौन सा मोड़ था? क्योंकि चाहे विदेशों की बात करें या जो चर्चा थी, क्योंकि जो पोजीशन दुश्मन देश की थी और जिस प्रकार से सेटल वो वहाँ पे हो चुके थे युद्ध की दृष्टि से, अब बहुत डिफिकल्ट वो सिचुएशन थी भारतीयों के लिए, खासकर अटैक करने के लिए। वो कौन सा मोड़ था जिसने इस पूरी हारी हुई बाजी को जीत दिया और पूरी दुनिया में फिर ये लगने लगा कि नहीं, अब भारत ये युद्ध जीत रहा है? ये देखिए, जो उनका मकसद था कि जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, चाहे वो द्रास सेक्टर में हो, मशको में हो, काकसर में हो या आपके बटालिक में हो, वो ऊंची चोटियों में आके मोर्चाबंदी करके बैठ गए। उनका मेन मकसद यही था कि जो नेशनल जो हाईवे है 1 अल्फा, जो श्रीनगर, द्रास, कारगिल से ले होते हुए जाता है, कि किसी तरह लद्दाख को जो है इसको अलग थलग कर दो, सियाचिन को अलग थलग कर दो, और ये मामला जो कश्मीर का जो आतंकवाद का मामला है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उछाला जाए। और इनडायरेक्टली ये भी था कि जो सियाचिन जो हमने लिया है उसका बदला भी लिया जाए। लेकिन वो बुरी तरह इसमें फेल हो गए, क्योंकि जिस पराक्रम, जोश और उत्साह के साथ एक इंटेलिजेंस फेल्यूर मैं मानता हूं शुरू में रहा है, लेकिन जिस उत्साह के साथ जो रिस्पांस किया गया है उसकी मिसाल आज तक नहीं है। कि बिना तैयारी के साथ आप इतने सुपर हाई एल्टीट्यूड में कम समय में इतनी फोर्सेस को बिल्डअप करना, और उसके बाद ये इतनी मुश्किल जो चोटियां थी, जबकि डिफेंडर्स ऊपर बैठा है, वो देख रहा है आपके पास। उसके बाद आर्टिलरी है, स्नाइपर फायर है, मशीन गन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स है, इवन स्टिंगर मिसाइल है। उन्होंने हमारे हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया जो तोलोलिंग के था। ये सारी चीजें होने के बावजूद, और हम तो नीचे हैं, और जो अटैकर्स है उसको आपको पता 25 से 30 किलो का वजन, अम्युनिशन ले जाना मुश्किल, राशन पानी ऊपर ले जाना मुश्किल, और बिना एक्लामेटाइजेशन के, बिना किसी तैयारी के साथ जो शुरू की लड़ाई, जो मैं तोलोलिंग की बात करूं तो। लेकिन धीरे धीरे जो है फिर एक ये रियलाइज हुआ तोलोलिंग के बाद, उससे पहले नहीं रियलाइज हुआ।
तोलोलिंग के बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ है और ये रेगुलर्स हैं। और बाद में आप देखिए कि तकरीबन पाकिस्तान के तकरीबन 40 से 50 हजार 4 से 5 हजार जो सैनिक थे वो उस पूरे इलाके को कब्जा किए हुए थे। बहुत सारी NLI जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की बटालियंस वहां पे लगी हुई थी। और जो फिर बाद में जो टाइगर हिल था उसके लिए हमारे पास सब कुछ था। हमारे पास आर्टिलरी थी, 120 गन्स थी, मल्टी रॉकेट बैरियर थे, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के स्कूल के हमारे पास लोग थे और पूरा लॉजिस्टिक था, प्रेपरेशन के लिए पूरा सामान था, रिकॉनेसेंस के लिए था, तजवीज के लिए टाइम था और कोई वो प्रेशर नहीं था। और इस तरह से आप देखिए ये जो 2 लड़ाइयां हैं ये बहुत जरूरी था कि सबसे मेन हाईवे के पास सबसे नजदीक दूरी इन्हीं की थी। 3 से 4 किलोमीटर पे आपका तोलोलिंग, 6 से 7 किलोमीटर पे आपका टाइगर हिल, दोनों मेन हाईवे। तो सबसे जरूरी ये था कि इसको हटाया जाए। और मुझे ये खुशी है बताते के लिए कि इसके इन दोनों ऑपरेशंस में मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स ने इसमें अपना योगदान दिया। वीरों की अगर हम बात करें, आपकी इन दोनों लड़ाइयों में शहादत भी बहुत हुई है और कई वीर चक्र, परमवीर चक्र तक इन दोनों लड़ाइयों से मिले हैं। उन शहीदों की थोड़ी याद कर लें। आपने तो अपनी आंखों से वो बहादुरी देखी है जिसके किस्से हम सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल याद है इस युद्ध में मेरे 2 ऑफिसर्स, कर्नल विश्वनाथन जो कि सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे इस पूरे कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए, मेरे सेकंड इन कमांड थे और बहुत बहादुर और बहुत इंटेलिजेंट क्वालिफाइड ऑफिसर्स थे, इंस्ट्रक्टर्स थे और जिन्होंने वॉलेंटियर किया इस हमले को लीड करने के लिए मेरे साथ, जबकि उनको ऐसी जरूरत नहीं थी। और उसके बावजूद भी वो इस हमले में गए और प्रभात बंकर पे जो दुश्मन मशीन गन जो थे उसके ऊपर उन्होंने हैंड टू हैंड फाइट किया और जिसके लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस तरह मेजर राजेश अधिकारी, मात्र 1-2 साल की सर्विस, 6 महीने साल पहले उनकी शादी हुई और साल ज्वाइन किए हुए, हाँ, आर्मी ज्वाइन किए हो और साल पहले उनकी शादी हुई है। और वो देखिए अपनी पत्नी का पत्र आ रहा है, वो उसको रात को नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि महत्व दे रहे हैं कि मैंने आज रात को हमला करना है, मैं सवेरे पढ़ूंगा, और वो लड़ाई में शहीद हो जाते हैं। इस तरह से अनगिनत कहानी है बहुत सारे JCOs की, जवानों की बहुत सारी कहानी है। एक तो मैंने बताया, एक नायक दलीप था हमारा जो हमको दुश्मन के बारे में अपने मोर्चे से दिखा रहा था। स्नाइपर राइफल आया, उनके माथे में गोली लगी, वो शहीद हो गए। नायक दलीप जिसकी आंखें चली गई, उनको हम डे टाइम में उनको हम इवैक्यूएट नहीं कर पाए और शायद हम बचा सकते थे। कर्नल विश्वनाथन घायल हो गए, आग हम जला नहीं सकते थे, रोशनी कर नहीं सकते थे, दुश्मन 30 गज पे बैठा है, ऊपर पहाड़ के ऊपर है, उनको हम नहीं बचा पाए। इसलिए कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, एमुनेशन, राशन, पानी, 24 घंटे तोलोलिंग की लड़ाई में बिना किसी आराम के, बिना सोए, रात दिन ये लड़ाई जो है बिना नहाए। और नेचुरल काल के लिए भी बड़ा मुश्किल था कि जाए तो जाए खाए, पानी कहां से करे, जो भी थोड़ा बहुत बर्फ था उसको पिघलाते थे। आग कहीं बड़ी कम, उसमें कहीं गड्ढे वड्ढे में जला के, जो नीचे से चपाती बना के आती थी कहीं गड्ढे में ताकि दिख ना जाए, ऊपर से रेनकोट डाल के और खुले आसमान में, कोई सोने के लिए जगह नहीं, खुले आसमान में स्लीपिंग बैग में सोना होता था। एक एक कैजुअलिटीज को पीछे लाने के लिए 8 और 9 जवानों को लगाना पड़ता था। एक और जिक्र एक वो आपसे सुनना चाहूँगा, क्योंकि जब लड़ाई होती थी तो बहुत सी ज्योग्राफिकल कंडीशंस बहुत ख़राब वहाँ पर है। अब आपसे पहले मैंने सुना, जिक्र किया आपने कि खड़ी स्टीप चढ़ाई के ऊपर जवान रस्सी के सहारे चढ़े, फिर जाके दुश्मनों के सरप्राइज अटैक किया। क्या वो सिचुएशन थी? कौन लोग उनको वहाँ पर ग्राउंड पर वहाँ पर लीड कर रहे थे? कैसे आपने वो प्लानिंग बनाई इन सब चीजों? देखिए 3 चीजें मुश्किल होती थी जो इस लड़ाई में थी। एक तो टेरेन, जो वहाँ का इलाका है, पथरीला इलाका है, स्टीप ग्रेडियंट है, 90-90 डिग्री के हैं, स्पर्स है, डिप्लॉयमेंट के लिए लिमिटेड स्पेस है, आप सेक्शन और प्लाटून से ज्यादा नफरी नहीं चढ़ा सकते, और हमलावर नीचे है। और नॉर्मल जो रेशो होता है 1:3 होता है कि अगर ऊपर 1 है तो नीचे से 3 चाहिए थे। इसमें यही जो रेशो है वो 1:10 और 1:13, 1:14 करनी पड़ी, क्योंकि कैजुअलिटीज रेट ज्यादा थे। और जो हमारे यंग ऑफिसर्स, JCOs, NCOs थे, 22 साल, 23 साल, 24 साल, जिनमें जोश जुनून था, उनकी कैजुअलिटीज ज्यादा हुई। तो ये जो पहला जो चीज होती है वो टेरेन की है। दूसरा था क्लाइमेट, मैंने कहा -30, -40, -20, ऊपर से विंड चिल इफेक्ट, ऊपर से आपकी हवा चल रही है और हल्की हल्की बर्फ पड़ रही है। और तीसरा है कि जो दुश्मन ने जो भारी मोर्चाबंदी की थी, हम तो ये सोच रहे थे मुजाहिदीन, उसके पास तो रॉकेट लॉन्चर्स भी है, उसके पास मशीन गन्स भी हैं, उसके पास स्नाइपर्स भी हैं, उसके पास आर्टिलरी भी है, उसके OP भी हैं,
वो तो पूरी तैयारी के साथ बैठा था। तो ये 3 खतरे जो हैं, जो मैंने बताया आपको, टेरेन, क्लाइमेट और जो एनिमी था, ये सबसे ज्यादा मुश्किल जो थी इन लड़ाइयों में होती है। ये कोई अजीब बात नहीं है, ये हमेशा होती है। सबसे कम उम्र क्या रही होगी जिन्हें परमवीर चक्र मिला आपकी यूनिट से, और जो इस लड़ाई में एक सरप्राइज एलिमेंट आपके लिए भी रहे कि वो बहादुरी और वो जज्बा जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे उसके बढ़कर आपको देखने को मिला? नहीं, मैंने बताया ना, जो घातक थे उन्होंने बहुत उम्दा काम किया तोलोलिंग की लड़ाई में भी, और बहुत सारे शहीद हो गए। और ये जो ग्रेडियर योगेंद्र यादव था जिसको परमवीर चक्र दिया गया, यूनिट में ये घातक की एक हमारी कमांडो प्लाटून बोलते हैं। तो इसको देख के मैंने टाइगर हिल के ऑपरेशंस के लिए इसको स्पेशली चुना गया है। इस लड़के को स्पेशली इसको जो चुना गया, जिसने जो लीड किया, जो घातक, जो अंडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और जो हवलदार मदन था, जो टीम सबसे पहले ऊपर पहुंची। और इसमें जो एलिमेंट था वो वही था कि रस्सों की मदद से खड़ी चढ़ाई, और पीछे से जहां से दुश्मन कभी नहीं सोच सकता था कि 90 डिग्री के उससे जो है लोग ऊपर चढ़ पाएंगे आप रस्से की मदद से। वो सब यही सोच रहे थे कि हम लोग जैसे कि पहले हमला कर रहे थे साउथ की तरफ से, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ से, वहां से ज्यादा हमला आएगा। लेकिन ये जो सरप्राइज एलिमेंट हम करते हुए ये ऊपर पहुंचे। और उसके बाद जब उन्होंने रियलाइज किया, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कहा था कि भाई टाइगर हिल हम किसी भी हालात में नहीं छोड़ेंगे, कि ये मदर ऑफ ऑल बैटल्स होगी, मतलब आखिरी लड़ाई होगी। और जब उन्होंने ये सरप्राइज हो गए कि भाई टाइगर हिल टॉप के ऊपर खबर चलेगी कि जो फुट होल्ड है वो वहां पर पहुंच गए, तो उसके बाद नंबर ऑफ काउंटर अटैक्स जो है इन्होंने इस चोटी के ऊपर किए, जो कि रिपल्स किए गए। लेकिन उसकी सफलता यही मिली कि हमने मल्टी डायरेक्शनल अटैक टाइगर हिल के ऊपर किया। एक बड़ा भारी सरप्राइज एलिमेंट जो घातक प्लाटून की वजह से हम ऊपर पहुंचने में कामयाब हुआ। और उसके बाद जो वेस्टर्न स्पर था, 8 सिख की जो एक कंपनी थी, जो हेलमेट के इलाके में बीच में डाली गई, ताकि वेस्टर्न रिज जहां से उसका लॉजिस्टिक और सप्लाई लाइंस या काउंटर अटैक कंटिन्यूसली आ रहा था, तो उसको भी वहां पे रोका गया या बाधित किया गया, जिसकी वजह से टाइगर हिल के ऊपर 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर्स ने मिलकर विजय हासिल की। क्या संदेश आप आपकी जनरेशन को देना चाहेंगे, और आज के समाज से करना चाहेंगे कि ये चीज़ें अगर आज सुधार हो सके या इंट्रोड्यूस हो सके तो बेहतर आज के समाज के लिए भी रहेगा, और अगर कल को खुदा ना खास्ता ऐसी कोई नौबत आती है तो फिर हमारी सोसाइटी भी इन चीज़ों के लिए तैयार है? नहीं, मैं तो केवल देशवासियों से केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि आज कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ है, और उन वीर योद्धाओं को, रणबांकुरों को, जिन्होंने देश के प्रति अपना सर्वोच्च जीवन का बलिदान दिया है, उनको नमन करें, उनको श्रद्धांजलि दें, उनको याद करें, उनके परिवारों को भी याद करें, क्योंकि केवल शहीद का ही इसमें बलिदान नहीं, उसके परिवारों का बलिदान भी बहुत ज्यादा है। तब वो किसी ने पति खोया, किसी ने पिता खोया, किसी ने भाई खोया, और तब वो बहुत छोटे थे बच्चे, आज वो बड़े हो गए हैं, और उन्होंने भी बहुत कुछ सहा। तो हम उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है, उसको भी नमन करते हैं, उनको भी सलाम करते हैं उनकी बहादुरी के लिए। और केवल युवाओं के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज बड़े दुख की बात है कि कारगिल युद्ध के बारे में या कारगिल के जो वीर योद्धा हैं, चाहे वो हमारे चार परमवीर चक्र हों, बहुत सारी जो यंग जनरेशन है बहुत कम उनके बारे में जानते हैं। और लिहाजा अगर आज बॉलीवुड की बात की जाए और फिल्म के हीरोज हीरोइन की बात की जाए, वो उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ज्यादा जरूरी है कि हर एक कहानी, जो 527 रणबांकुरे इस लड़ाई में शहीद हुए, 1300 से भी ज्यादा जो लोग घायल हुए, उन सब की एक कहानी है, उनकी बहादुरी है, उनकी वीरता है, उनका त्याग है देश के लिए, देश को मनाने के लिए, जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसके लिए। उन वीरताओं को भी कहीं ना कहीं बताया जाए, चाहे वो स्कूलों का जो सिलेबस है उसमें डाला जाए, चाहे किसी और माध्यम से, जो जैसे आप मीडिया वाले आज इस तरह हर घर घर तक ये पहुंचा रहे हैं, इस तरह सरकार की तरफ से भी मेरा अनुरोध है कि उनको करिकुलम में शामिल किया जाए। और जितने भी ये वीरता की कहानियां हैं, हर एक अद्भुत कहानी है वीरता के लिए, और उनके अदम्य साहस की, जिसको हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। मेरी तो केवल यही प्रार्थना है कि ये एक जो कहानी है उनकी वीरता की और
ये सर्वोच्च बलिदान की, ये हमेशा हमेशा याद रखी जाए, ताकि हमको प्रेरणा मिले, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले, ताकि हमारा जो भारतवर्ष, जो नया भारतवर्ष हम बनाना चाहते हैं, जिसे हम एक सेफ और स्ट्रांग भारतवर्ष बनाना चाहते हैं, जो एक हम कल्पना करते हैं कि एक दिन हमारा देश सबसे महान देश होगा, ताकि उसमें उन युवाओं का या हमारे नागरिकों का योगदान हो। जी बिल्कुल। तो कारगिल के युद्ध में लड़ने वाले हर वीर की अपनी एक कहानी है, हर शहीद का अपना एक पराक्रम, एक शौर्य रहा है, जिसको ये मांग कर रहे हैं कि अब सिलेबस में इंट्रोड्यूस होना चाहिए और याद उन वीरों को रखा जाए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिल सके। तो हमारे साथ ही ब्रिगेडियर खुशहाल, जिन्होंने निर्णायक भूमिका कारगिल युद्ध में निभाई और सबसे अहम हम कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट जो इस युद्ध में रहे, जिससे भारत को विजय मिली, उनमें नेतृत्व किया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।